कंटिन्यूटी में इंटरवल की बात कर रहे थे अपन, कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में जान लिया था, और कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करनी है हमें, जहाँ डेफिनेशन चेंज हो या कोई भी उसमें जो इन्वॉल्व फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो, या फिर जो पार्ट्स डोमेन में नहीं है वहाँ पर तो सीधा डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है जी, एक दो पॉइंट्स और हैं उसी से रिलेटेड थ्योरी से, वो अपन लिखते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाँ जी सर, एक कल के क्वेश्चन में एक डाउट था। बोलो। सर, जो आपने क्वेश्चन करवाया था कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x, और हमें x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 थी और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी x इक्वल्स टू 0 पर। तो सर उसमें आपने जैसे पहले RHL तो फाइंड, बोलो। तो सर इसमें आपने पहले जैसे RHL तो फाइंड कर लिया था, लेकिन उसके बाद आपने फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर दी, लेकिन हमें f ऑफ 0 तो गिवन नहीं है 0, तो हम इस पे LHL भी तो चेक करेंगे। नहीं, मैं देख लेता हूँ एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड। इसमें गिवन था ना 0 पे वैल्यू 0 थी, नहीं दिया था मैंने? यस नहीं, फिर आप ऐसे, यस सर गिवन था। गिवन था, हाँ 0 पे वैल्यू 0 ऐसा था ना? यस हाँ, तो मैंने जब RHL निकालूंगा तो चाहे RHL निकालूं चाहे LHL निकालूं, 0 प्लस को जाऊंगा चाहे 0 माइनस को जाऊंगा, कोस तो 1 से छोटा ही होगा ना। यस लेकिन सर आपने मतलब कल फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर दी, तो उससे आंसर साइन 1 आ गया था। इसमें 0 रख दिया था मैंने। यस सर। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, LHL और RHL दोनों से देखेंगे अपन, तो x चाहे 0 प्लस को जाए तो भी cos x 1 से छोटा होगा, और x चाहे 0 माइनस को जाए तो भी cos x 1 से छोटा होगा। दोनों ही केस में 1 से छोटा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 अपॉन 1 है, तो कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है, इसलिए लिमिट 0 आ गई। फंक्शन पे 0 दे रखा है, इसलिए वो कंटीन्यूअस है। ओके सर, यही बोला था शायद, या अगर कुछ गलती हो गई हो तो यही सही है ना? LHL RHL पे ये 0 है, और फंक्शन पे भी 0 है, इसलिए ये कंटीन्यूअस है। तो मैंने क्या डिसकंटीन्यूअस बताया था क्या कल? यस सर। अच्छा, नहीं तो फिर वो गलत कर दिया होगा अपन ने ना, यही सही है। ठीक है जी, ओके सर। चलो। यस तो नेक्स्ट जो पॉइंट है थ्योरी का वो ये, मान लो फर्स्ट पार्ट, एक फंक्शन है कंटीन्यूअस, है ना, कंटीन्यूअस फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है कंटीन्यूअस, वो भी x बराबर a की बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, है ना, एट x बराबर a, ये भी कंटीन्यूअस है ये भी कंटीन्यूअस है, तो दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा कंटीन्यूअस आएगा। ठीक है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, लिमिट में भी हमने ऐसी बात करी थी कि अगर एक लिमिट है एग्जिस्ट a पे और दूसरी लिमिट है, तो उनका सम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो मान लो, अगर जैसे मान लो पहला फंक्शन है कंटीन्यूअस 1 कंटीन्यूअस 2, इसकी LHL, इसकी फंक्शन की वैल्यू a पे और इसकी RHL, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है तो ये तीनों बराबर होंगी, k1 k1 k1। ऐसे ही अगर दूसरा कंटीन्यूअस है तो उसकी भी तीनों वैल्यू बराबर होंगी, k2 k2 k2, कुछ वैल्यू होगी। तो अगर मैं सम फंक्शन की बात करूंगा, उसकी LHL निकालूंगा तो वो k1 प्लस k2 आएगी, उसकी वैल्यू भी k1 प्लस k2 आएगी, और उसकी RHL भी k1 प्लस k2 आएगी। तो अल्टीमेटली दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अगर किसी पॉइंट पे, तो उनका जो समेशन से जो फंक्शन आएगा वो हमेशा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ये अपन बोल सकते हैं। बोलो। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस हमेशा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस हमेशा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस हमेशा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की दूसरे फंक्शन की वैल्यू मान लो a पे 0 आ गई, तो डिनोमिनेटर में वो डिफाइन नहीं होगा, तो ओवरऑल द फंक्शन में उसमें डोमेन में वो आएगा नहीं, तो वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। बट अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो ऊपर कोई भी वैल्यू आए, उसकी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों k1 है,
नीचे कोई भी वैल्यू है वो भी K2 है, तो ओवरऑल फंक्शन की जो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू आएगी वो K1 बाई K2 ही आएगी। तो अगर K2 0 नहीं है तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। किसी पॉइंट ए पे अगर दो फंक्शन के समेशन से कोई फंक्शन बना है और दोनों उस पे कंटिन्यूस है तो रिजल्टेंट कंटिन्यूस होगा, हम बोल सकते हैं, चाहे डिफरेंस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डिवीजन हो। क्लियर है? दूसरा है, अगर मान लो एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो पक्का बात है जो रिजल्टेंट है वो डिसकंटिन्यूस आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कंटिन्यूस है तो जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी तो तीनों वैल्यू K1 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 आएंगी। अब जो डिसकंटिन्यूस है वो किसी एक वजह से तो डिसकंटिन्यूस है, या तो उसकी लिमिट नहीं आएगी, तो जब दोनों का सम करोगे तो उसकी लिमिट नहीं आएगी, या इसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो जब दोनों का सम करोगे तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, या मान लो इसकी लिमिट और वैल्यू तीनों चीजें हैं, है ना, K2 K2 K2, बट ये डिसकंटिन्यूस है तो ये तीनों K2 नहीं हो सकती, कोई एक तो अलग होगी, सपोज K3। तो जब सम करोगे तो इनकी ये लिमिट आ जाएगी बट फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। या मान लो ये K2 है और ये K3 है तो इसकी LHL और इसकी RHL दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगी। तो एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का समेशन हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा। ये बात क्लियर है? ऐसे ही कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस अपॉन डिसकंटिन्यूस, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है जी। इसमें एक, चलो इसको अलग से स्पेशली अलग से लिखेंगे हाईलाइट करके, अभी इतना ही लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर एक डिसकंटिन्यूस है दूसरा भी डिसकंटिन्यूस है, दोनों का प्रोडक्ट करो चाहे दोनों का डिवीजन करो, मतलब इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। कैसे सर? सपोज करो एक फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है, इसकी LHL मान लो 1 है और इसकी RHL मान लो -1 है और इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 है या 2 है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और मान लो इसकी LHL -1 है, इसकी RHL 1 है और इसकी फंक्शन की वैल्यू -2 है, तो जब सम करोगे तो LHL भी 0 आएगी, RHL भी 0 आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगी, तो वो डिफाइंड हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूस बन जाएगा। और मान लो अगर ये 3 है तो ये डिसकंटिन्यूस बन जाएगा। तो डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, इन जनरल अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, मे बी कंटिन्यूस, मे नॉट बी कंटिन्यूस। तो दोनों फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो उनके जो भी ट्रांसफर ऑपरेशन से प्लस माइनस गुना भाग से नया फंक्शन बनेगा, उस पर अपन डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते। पर्टिकुलर एग्जांपल को देख के अपन को उसको जज करना पड़ेगा, उसकी LHL RHL निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों कंटिन्यूस है तो आंख बंद करके बोल सकते हो कि रिजल्टेंट फंक्शन जो कंटिन्यूस ही आएगा, चाहे सम हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे माइनस हो। ठीक है, डिवीजन में बस डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है तो समेशन तो हमेशा ही डिसकंटिन्यूस आएगा, पक्की बात है, ये भी आंख बंद करके बोल सकते हो। प्रोडक्ट के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये थ्योरम्स है एक तरह से कंटिन्यूटी की, इनको ध्यान रखा। 4th पॉइंट है कंपोजिशन फंक्शन में, कंपोजिट फंक्शन में मान लो एक फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके अंदर वाला भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस आएगा। लेकिन अगर एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, या पहला डिसकंटिन्यूस है दूसरा कंटिन्यूस है, या पहला भी डिसकंटिन्यूस है और अंदर वाला भी डिसकंटिन्यूस है, तो इन पे हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते कि कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर एग्जांपल पे। उसका फायदा क्या है? इसका फायदा भी आपको क्वेश्चंस में दिखेगा। मतलब मान लो एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा कंटिन्यूस है, बीच में प्लस है, तो आप सीधा बोल दोगे दोनों कंटिन्यूस है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ये थ्योरम्स का वहां एप्लीकेशन। ठीक है ना, इसमें किसी को कोई डाउट? चलो ये नोट कर लिया, ये रब कर दूं। चलो एक थ्योरम हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत स्टार लगा लेना इस पे, कि अगर एक फंक्शन है fx, वो है कॉन्टिन्यूस एट x बराबर a, और दूसरा फंक्शन है gx, वो है डिसकंटिन्यूस एट x बराबर a, बट कंडीशन क्या है? LHL एट x बराबर a, RHL एट x बराबर a and g of a, all 3 वैल्यू एग्जिस्ट।
तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप 0 पे बात करोगे तो वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस पे करोगे तो 0, 0 माइनस पे करोगे तो -1। वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस जरूर है, लेकिन उसकी 0 पे तीनों वैल्यू है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे 1/x है उसकी 0 पे वैल्यू है ही नहीं, ना 0 प्लस पे कोई वैल्यू है, इंफिनिटी को जा रही है, ना 0 माइनस पे है, तो वो वाला केस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। देखो 1/x भी 0 पर, x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। बट हम इसकी बात कर रहे हैं जिसके लिए LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों है, बट वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। उस वाले फंक्शन को हम काउंट कर रहे हैं जी में। इस वाले कैटेगरी के फंक्शन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं जिसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती या जिसका फंक्शन ही डिफाइन नहीं। ठीक है, तो अगर एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूअस भी वो वाला जिसकी LHL, RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू है, तो जो नया फंक्शन बनेगा fx इंटू gx, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया hx। अभी जो मैं ऊपर बात कर रहा था कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस में, मैंने कहा था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसी का एक पर्टिकुलर केस है कि दिस विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ जो वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है उसकी वैल्यू a पे 0 है, एंड इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ उसकी वैल्यू a पे 0 नहीं है। इसको आप बहुत आसानी से, जैसे मैंने पहले समझाया, उससे समझ सकते हो। सपोज एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, ठीक है, f कंटिन्यूअस है तो इसकी तीनों वैल्यू आएंगी, ये भी k1 आएगी, ये भी k1 आएगी और ये भी तीनों k1 आएगी। बात समझ में आ रही है? अब ये जो g है ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन तीनों वैल्यू हैं, तो मान लो एक k2 है, एक k3 है, एक k4 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट फंक्शन की बात करेंगे, तो जब प्रोडक्ट फंक्शन f इंटू gx की बात करेंगे तो उसकी RHL क्या आएगी, k1 इंटू k2, LHL क्या आएगी, k1 इंटू k2, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मतलब h ऑफ a वो आएगी k1 इंटू k3, और RHL क्या आएगी, k1 इंटू k4। तो अगर k1 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब f ऑफ a की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 इंटू फाइनाइट 0, 0 इंटू फाइनाइट 0, 0 इंटू फाइनाइट 0, तो तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 बन जाएंगी। तो अल्टीमेटली f इंटू जी वाला फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं हुई, मान लो 2 हुई और ये वैल्यू 3, 4, 1 कुछ है, तो देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 है ना, तो अलग अलग आएंगी, इसलिए 100% डिसकंटिन्यूअस है। तो ये बात आपको क्लियर है? अगर एक फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस है, g है जो डिसकंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, और डिसकंटिन्यूअस वाले की तीनों वैल्यू हैं, और अगर कंटिन्यूअस वाले की उस पॉइंट पे वैल्यू 0 है तो ओवरऑल द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। क्या ये बात क्लियर है? ये थ्योरम है, बहुत ही काम की है ना। बोर्ड में नहीं है ये सीधा है ना, बोर्ड में आप अप्लाई नहीं कर सकते, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। जो पहले वाली बातें हैं कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, वो सब बोर्ड में है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन वही आएगा, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये बात सबको क्लियर है? अब इसमें अगर किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा है तो सर आप इसमें जी वही क्यों ले रहे हो जिसकी तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। कुछ बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि मैं तो कह रहा हूं सर इसमें कोई भी जी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, मान लो 1/x टाइप का भी हो, तो भी क्या दिक्कत है, तो भी 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 आएगा। तो वो बच्चा सोचेगा कि सर फिर यही वाला क्यों लिया आपने। इन जनरल कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो तो भी तो प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा अगर f 0 है। क्या इस बात पे एग्री करते हो? बोलो, मतलब आपको किसी को ये डाउट आ रहा है कि सर इस, हाँ जी, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बन हाँ सकती है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बन सकती है। वेरी गुड, क्योंकि सपोज ये फंक्शन 1/x हुआ और मैं 0 की बात कर रहा हूं, तो यार 0 प्लस पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, और मान लो ये 0 है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट 0 थोड़ी होता है, 0 इंटू एनीथिंग डिफाइंड 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0 नहीं होता। 0 इंटू है ना एनीथिंग, मतलब राइट हैंड लिमिट तो टेंडिंग टू 0 ही होगी ऑब्वियसली, तो टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इनफाइनाइट 0 नहीं होता। इसलिए हमने उससे बचने के लिए एकदम सेफ कदम पे चल रहे हैं कि अगर ये केस है और जी का ये केस है, तो अगर ए की वैल्यू 0 है f की ए पे, तो प्रोडक्ट को वो 0 बना देगी,
और अदरवाइज वो कंटिन्यूस बना देगी, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा फंक्शन है जो है तो डिसकंटिन्यूस बट जिसकी तीनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते बाय दिस थ्योरम। वो तो फिर जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे, उसकी एलएचएल आरएचएल फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, भगवान ने चाहा अगर वो कंटिन्यूस हुआ तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, और डिसकंटिन्यूस हुआ तो वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। कोई ऐसा रूल नहीं है। थ्योरम सिर्फ इसी बात के लिए एप्लीकेबल है कि एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, और वो भी ऐसा जिसकी तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे, तो प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूस बन सकता है अगर एफ ए की वैल्यू 0 है। अदरवाइज 100% वो डिसकंटिन्यूस होगा अगर एफ ए की वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन दूसरे टाइप के फंक्शन को लेके आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये अपने कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से अब देखना अपन ओवर द रियल सेट ऑफ रियल्स पे हम किसी भी फंक्शन की जो अपने बस की बात है उनकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, एक पॉइंट पे पूछते थे वो, अब वो बोलेगा इसकी डिस्कस करो, तो आपको पूरा सोचना पड़ेगा। तो उसकी सोचने के लिए क्या करोगे, अगेन लॉजिकली तो वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, तो सर हर पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करेंगे? नहीं, उसके लिए हमने क्या बताया, अपन उल्टा सोचेंगे। अपन ये देखेंगे कहां कहां डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो अपन डाउटफुल पॉइंट निकालेंगे। डाउटफुल पॉइंट अपने दिमाग में कौन से आएंगे, जिसपे बात मैंने कल करी, जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई चीज इंटीजर बन रहा है, फ्रैक्शन के अंदर कोई चीज इंटीजर बन रहा है, सिग्नम के अंदर कोई चीज जीरो हो रही है, या कुछ पॉइंट जो डोमेन में ही नहीं है, जैसे 10 में ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं आता, लोग में नेगेटिव नहीं आता, तो वो चीजें सीधे हट जाएंगी। वहां पर तो मतलब सीधे आप बोल दोगे ये डोमेन में नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है। उसके बाद जो डाउटफुल पॉइंट है उन पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे एलएचएल आरएचएल फंक्शन की वैल्यू निकाल के। और उसमें एक ये थ्योरम है और एक पहले वाली थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन के बीच समेशन है और दोनों कंटिन्यूस है तो अपन को बोल देंगे सीधा कंटिन्यूस है। एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, बीच में प्लस है, अपन बोल देंगे सीधा डिसकंटिन्यूस है। बट एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है और प्रोडक्ट है, तो अपन देखेंगे वो डिसकंटिन्यूस क्या इस तरह का है। अगर इस तरह का है तो फिर तो इस थ्योरम से चेक कर लेंगे, अगर इस तरह का नहीं है तो फिर बेसिक से एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू लगा के चेक करोगे। ठीक है जी, पूरी कहानी क्लियर है सबको? एग्जांपल्स पे चलें? चलो बहुत अच्छा। तो फर्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ना इलस्ट्रेशंस, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। पहला फंक्शन है, ठीक। तो अपन कैसे एनालाइज करेंगे, मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूं तो आपको एक फील आ जाएगी हाँ कि कैसे डीलिंग करनी है अपन को। तो अपन सबसे पहले देखेंगे ये जो फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इन आर। अच्छा जी, ये फंक्शन है, इसका कैसा नेचर है, तो ग्रेटेस्ट का आपको ग्राफ पता है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हो कि सब जगह कंटिन्यूस है, बस इंटीजर्स पे ये हमेशा डिसकंटिन्यूस है। तो आप बोलोगे कंटिन्यूस इन आर, कंटिन्यूस इन आर माइनस इंटीजर्स एंड डिसकंटिन्यूस इन जेड। हर जेड पे ये, हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो आपके दिमाग में दो केस बन गए, तुरंत दो केस बन गए। केस वन, अगर आपका जो x है वो z नहीं है, अगर z नहीं है तो पहला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस होता है, आंख बंद करके बोल सकते हो बस। फिर आपका आएगा केस टू। केस टू में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू जब इंटीजर है, तो उस केस में पहला फंक्शन तो हमेशा ही डिसकंटिन्यूस है, हर इंटीजर पे, दुनिया के हर इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूस है। पर साइन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा ही कंटिन्यूस है। तो एक चीज हमेशा कंटिन्यूस है, एक चीज हमेशा डिसकंटिन्यूस है, तो वो उनका रिजल्टेंट जो आएगी वो पक्की बात है डिसकंटिन्यूस आएगी। बस दो ही चीजें होती हैं, या तो एक्स जेड होगा या जेड नहीं होगा। डोमेन आर है पूरे फंक्शन का, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, नेट रिजल्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन आर माइनस जेड, या आप बोलोगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट जेड। हर इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूस है, x बिलोंग्स टू जेड।
इसमें भी आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। समझ में आ गई बात, कैसे डील करना है। जो चीजें आज बताई हैं 2 थ्योरम और जो पहले की बातें, उनको ऐसे क्लब करना है। सपोज क्वेश्चन में इसी में मैं इसकी जगह प्रोडक्ट दे दूं, साइन एक्स। अब आप देखना बड़े स्मार्टली अपन देखेंगे, एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो सर g तो हमेशा कंटीन्यूअस है, g तो हमेशा कंटीन्यूअस है। अब उसकी बात करते हैं, तो वो कंटीन्यूअस इन r माइनस जेड है और दिस कंटीन्यूअस एट r है, सॉरी एट z है। तो अगेन आपके दिमाग में बना केस 1, जब x बिलोंग्स टू r माइनस जेड है, z के अलावा x कुछ भी है, उस टाइम पे अपन क्या बोलेंगे कि कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर केस 2, जब x बिलोंग्स टू z है, तो z में क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया डिसकंटीन्यूअस और एक फंक्शन आ गया कंटीन्यूअस। तो मैंने अभी आपको क्या लिखाया था, कंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस पे आप डायरेक्ट कमेंट करने लायक नहीं हो, जैसा आपने यहां कर दिया कि आपने हमेशा बोल दिया मुंह फाड़ के तो डिसकंटीन्यूअस है, यहां आप नहीं बोल सकते। फिर आपने सोचा कि मैं क्या हर इंटीजर पे चेक करूं, या तो ऑब्वियसली आप हर इंटीजर पे चेक करो, या फिर अभी आपको बताया कि सर ये जो डिसकंटीन्यूअस है, प्रोडक्ट फंक्शन में एक थ्योरम थी, लेकिन वो वैलिड कब थी, जब डिसकंटीन्यूअस वाले फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट LHL, RHL और फंक्शन तीनों वैल्यू आए। तो आप जानते हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर, उस पे अगर RHL निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, i। फंक्शन की वैल्यू i पे निकालोगे इंटीजर पे तो वैल्यू क्या आएगी, i। और फंक्शन की वैल्यू अगर LHL निकालोगे सॉरी, तो क्या आएगी, i माइनस 1। आएगी कि नहीं आएगी? मान लो 1 की बात करोगे तो 1 पे RHL 1 आएगी, LHL 1 आएगी और LHL 0 आएगी। 2 की बात करोगे तो RHL 2 आएगी, फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी, LHL 1 आएगी। 0 की बात करोगे तो RHL 0 आएगी, फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी और LHL माइनस 1 आएगी। ऐसे दुनिया के हर इंटीजर पे क्या उस डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं? तो एक फंक्शन कंटीन्यूअस है, एक फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस की तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो अभी थ्योरम पढ़ी है कि अगर ये कंटीन्यूअस वाला फंक्शन 0 हो जाए तो वो पूरे फंक्शन को कंटीन्यूअस बना देगा, और अगर ये 0 नहीं है तो वो डिसकंटीन्यूअस बना देगा। तो अब इसमें अपन वापस 2 केस बनाएंगे। अगर x इंटीजर है पर 0 नहीं है, कोई भी इंटीजर है दुनिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, -1 -2, बट 0 नहीं है, उस टाइम पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू साइन एक्स, ये कंटीन्यूअस है, ये डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस की तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, पर कंटीन्यूअस वाला कभी भी 0 नहीं है। क्या साइन कभी भी इंटीजर पे 0 होता है क्या? 0 के अलावा 1 sin 2 sin 3 sin 4 sin पाई कभी 0 नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ही पाई का मल्टीपल पे 0 होता है। तो ये हमेशा डिसकंटीन्यूअस है जिसकी तीनों वैल्यू आ रही है, ये हमेशा कंटीन्यूअस है और ये 0 भी नहीं है। तो पक्की बात है, थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो, ये डिसकंटीन्यूअस है। और जो दूसरा केस इसके अंदर है, जब x 0 है, जब x 0 है तो उस टाइम पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू साइन एक्स, ये डिसकंटीन्यूअस है बट ऑल 3 वैल्यू एग्जिस्ट, ऑल 3 वैल्यू एग्जिस्ट, और ये कंटीन्यूअस है और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ओवरऑल ये क्या बना देगा, इसको कंटीन्यूअस बना देगा। तो आप फाइनल आंसर क्या दोगे इस फंक्शन का, कि दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट z माइनस 0। 0 के अलावा हर इंटीजर पे ये डिसकंटीन्यूअस है, बाकी दुनिया के हर इंटीजर, मतलब 0 के अलावा हर इंटीजर पे ये डिसकंटीन्यूअस है, और जहां इंटीजर नहीं है वहां भी हमेशा कंटीन्यूअस है। तो देखो मैंने -∞ से इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सबका पोस्टमार्टम करके मैंने फाइनल आंसर दे दिया कि 0 और नॉन इंटीजर वाली वैल्यू पे हमेशा कंटीन्यूअस है। तो कहां कहां डिसकंटीन्यूअस है, दुनिया के हर इंटीजर पे 0 को छोड़ के। क्या ये बात क्लियर है सबके?
तो बस इस तरह से आप कोई भी फंक्शन, ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल हैं अभी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बाद में यही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आएंगे, उनमें कई तरह के फंक्शंस होंगे जो आपने पढ़े हैं, और आपको इन्हीं चीजों से डील करना है, और जहां जहां डाउटफुल पॉइंट आएंगे वहां वहां आप लिमिट से वेरीफाई करोगे। चलो बता दो इसे। चलो अब तुम मुझे बताओ, इस फंक्शन की डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो ये हमेशा कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू z। हर इंटीजर पे फ्रैक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, हमने कल ही लिखा था। तो दो केस बनेंगे, केस वन जब x इंटीजर नहीं है तो कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस बराबर कंटिन्यूस। केस टू जब x इंटीजर है तो उस टाइम पे ये डिसकंटिन्यूस और ये कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस पे ये वो वाला डिसकंटिन्यूस है जिसकी ऑल थ्री वैल्यू एग्जिस्ट करती है एट ऑल इंटीजर्स। तो बस हमें ये देखना है कि कोई भी ऐसा इंटीजर है दुनिया का जिसपे कोस जीरो होता हो। अगर वो जीरो होता है तो वो प्रोडक्ट फंक्शन को कंटिन्यूस बना देगा, और अगर वो नहीं होता तो कोई दुनिया की ताकत इसको डिसकंटिन्यूस होने से नहीं रोक सकती। तो कभी भी कोस किसी इंटीजर पे जीरो होता है? नो सर। बस तो ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, इसकी तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, और ये वाला फंक्शन कभी भी जीरो नहीं है इंटीजर पे, हेंस रिजल्टेंट इज डिसकंटिन्यूस। तो अब आंसर क्या दोगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन r माइनस जेड। सही है जी। चलो नेक्स्ट फंक्शन मान लो मैंने लिया x इंटू सिग्नम x। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस इन r है, और जो ये फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस एट जीरो है। तो केस वन जब x जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, हमेशा सब कंटिन्यूस, एकदम खुशी खुशी सब राजी है, कोई दिक्कत नहीं। और जब x जीरो है तो सिग्नम x जो है वो डिसकंटिन्यूस है, बट ऑल थ्री वैल्यू एग्जिस्ट, थ्री वैल्यू एग्जिस्ट। और क्या इसकी वैल्यू जीरो पे जीरो है? ये जीरो पे जीरो है, इसलिए ये ओवरऑल को क्या बना देगा? कंटिन्यूस बना देगा, डायरेक्ट कंटिन्यूस। और अगर बोर्ड में करना होगा तो इसी क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, जब x जीरो नहीं है तब तो सर कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस है, जब जीरो है तो आप उस पे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिखाओगे? RHL में क्या है भाई, आप सिग्नम को डिफाइन नहीं कर देना चाहे तो, चलो ऐसे लिख लो, RHL में क्या है? x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस में ये जीरो को जा रहा है और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट बना है तो आंसर जीरो। LHL की बात करोगे x टेंड्स टू जीरो माइनस, ये जीरो को जा रहा है, आंसर माइनस वन को जा रहा है, इधर आंसर जीरो को जा रहा है। और f ऑफ जीरो की बात करोगे तो जीरो, तो तीनों बराबर आ गई, तो आप बता दोगे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है जीरो पे। तो ये करने से बेहतर हम एक थ्योरम से काम चला रहे हैं जब तक अपना क्राइटेरिया फॉलो होता है कि डिसकंटिन्यूस वाले की तीनों चीजें आनी चाहिए। यहां अगर कोई और होता जिसकी कोई एक आध वैल्यू ना आ रही होती तो हम ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं लगा सकते, ये थ्योरम नहीं लगा सकते थे, तो हम भी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू से ही बताते आपको। ठीक है जी। बोलो। यस सर। चलो मान लो क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x दे रखा है आपको -1 से 1 के बीच। ठीक है, क्लोज कर लो मान लो। तो कहां कहां ये डिस्कस है, मतलब डिस्कस कंटिन्यूटी करनी है इसकी। तो डिस्कस कहां से कहां तक करनी है? -1 से 1 तक ही करनी है।
क्योंकि उसी के बीच में फंक्शन डिफाइंड है आपका। तो यहां आप क्या चेक करोगे आप कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूस होता है बट डिसकंटिन्यूस होता है जहां जहां ये इंटीजर बनता है। तो जहां पर वेर एवर इट विल बी इंटीजर, it will become integer, that is doubtful point। ठीक, तो जब x आपका -1 से 1 के बीच में जा रहा है तो 4x आपका कहां से कहां तक जाएगा, -4 से 4 तक। तो 4x -4 से 4 तक जा रहा है तो बीच में कितने सारे इंटीजर आ गए। जब 4x -4 होगा, जब 4x -3 होगा, जब 4x -2 होगा, जब 4x -1 होगा, जब 4x बराबर 0 होगा, जब 4x बराबर 1 होगा, जब 4x बराबर 2 होगा, जब 4x बराबर 3 होगा, जब 4x बराबर 4 होगा। इससे क्या पता चला कि जब x बराबर -1 होगा, जब x बराबर -3/4 होगा, जब x बराबर -12 होगा, जब x बराबर -1/4 होगा, जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर 1/4 होगा, जब x बराबर हाफ होगा, जब x बराबर 3/4 होगा और जब x बराबर 1 होगा। तो क्या मैं सीधा बोल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर देयर। बोलो। नो सर। देखो वैसे तो इंटरमीडिएट पॉइंट है ना जो, उन पे आप सीधा बोल सकते हो। क्यों, एक बात बताओ, अगर x -1/4 है तो वैल्यू -1 है, -1/4 से इधर जाएगा तो वैल्यू -1 आएगी, लेकिन -1/4 से जब लेफ्ट जाएगा तो ये -1/4 से इधर जाएगा, मतलब -1/5 हो गया, सॉरी -1/3 हो गया। तो ये ओवरऑल -4/3 हो गया, -4/3 हो गया तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो हर पॉइंट पे जहां इसका अंदर वाला पार्ट इंटीजर हो रहा है तो वो LHL और RHL अलग ही तो देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन सारे आंसर देने में दिक्कत पता है क्या है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है। जीरो की बात करें तो जीरो पे ग्राफ ऐसा है, 1 पे बात करें तो 1 पे ग्राफ ऐसा है, 2 पे बात करें तो 2 पे ग्राफ ऐसा है। तो आप किसी भी इंटीजर पे देखोगे ना तो उसकी RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर होती है, LHL हमेशा अलग होती है। सही है। भाई इसकी RHL और फंक्शन की वैल्यू इंटीजर पे बराबर होती है बट LHL अलग होती है। इस बात पे कोई दिक्कत? तो देखो ये वाला पॉइंट है, इसकी LHL इसकी RHL अलग आएगी इसलिए डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि LHL एंड RHL डिफरेंट आएगी। ऐसे इस पे 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 भी इवन चल, इस पे अपन को RHL तो देखनी नहीं है, लेकिन इस पे f(1) और f(1) भी डिफरेंट होंगी क्योंकि इंटीजर और उससे जस्ट पीछे वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ना, ये अपना एकदम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो इसके जस्ट पीछे हमें नहीं देखना, इस पे और इसके आगे देखना है। तो यहां पर क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू -1 पे और फंक्शन की वैल्यू -1+ पे दोनों बराबर होंगी, तो इसलिए यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो अल्टीमेटली दीज आर 8 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ग्राफ का अच्छा आपका नॉलेज है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अदरवाइज फिर दूसरा तरीका क्या है, आप 4x का ही ग्राफ बना लो। क्या कर लो, 4x का ही ग्राफ बना लो। है ना, यहां पे आप क्या करो, 4x का ही ग्राफ बना लो। तो 4x का ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या करोगे, ये ब्रेकिंग पॉइंट तो आप देख ही चुके हो। तो 0 से लेके 1/4 तक आंसर 0 चलेगा, 0 से लेके
1/4 तक आंसर 0 चलेगा। फिर 1/4 से हाफ तक आंसर 1 हो जाएगा। फिर हाफ से लेके 3/4 तक आंसर 0 से 1/4 से हाफ तक 1 चलेगा। हाफ से लेके 3/4 तक 2 चलेगा। और 3/4 से 1 तक आंसर 3 चलेगा। पर एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है ना। और वैसे भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जब ग्राफ्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था इसमें देखो x की जगह क्या रखा है? kx 4x रखा है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ग्राफ आता है तो x की जगह क्या रखा है? 4x। मतलब ग्राफ की शेप वैसी बनेगी, x एक्सिस की स्केलिंग क्या हो जाएगी? डिवाइड बाय 4 हो जाएगी। तो ये 1 की जगह 1/4, ये 2 की जगह 2/4, ये 3 की जगह 3/4, ये 4 की जगह 4/4। तो आप डायरेक्ट ग्राफ बना लो। ऐसे ही पीछे जाओगे -1 तक 1/4 तक, फिर इससे पीछे जाओगे -1/2 तक, फिर इससे पीछे जाओगे -3/4 तक, और फिर इससे पीछे जाओगे -1 तक। तो -1 -2 -3 -4। एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के बाद आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। ये -4 वाले पे कंटिन्यूस है क्योंकि इसके लेफ्ट में हमें नहीं देखना, इसके राइट तक ही देखना है। इस पे राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू बराबर है, इसलिए कंटिन्यूस है। तो ग्राफ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कितने पॉइंट हुए? 8 पॉइंट हुए। तो अगर ऐसे अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी कमजोर बैठती है तो ग्राफ ही बनाना है अपन को। और आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े और इसमें ग्रेटेस्ट में, जब और भारी मामला घुसा देंगे तो ग्राफ से बहुत ही बेटर तरीके से आप आंसर बता सकते हो। बस ग्राफ पे कमांड होनी चाहिए कि आप जल्दी ग्राफ बना पाओ उसका। नहीं तो ऐसे एक एक करके और उस पर एक एक को चेक करने बैठ गए फिर तो तुम 20-25 मिनट लगा दोगे एक ही क्वेश्चन पे, और इतना टाइम नहीं होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 1 to 2। ये 0 से 2 है। तो व्हाट इज द तो इसको कैसे करेंगे? अगेन आप सोचोगे कि जब x 0 से 2 के बीच है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है? 0 से 4 के बीच। तो 0 से 4 के अंदर कोई चीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो वो इंटीजर कहां कहां बनेगी? जब एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। जब एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। जब एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। जब एक्स स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। जब एक्स स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। तो यहां से क्या आएगा? जब x क्या होगा? 0 होगा। जब x क्या आएगा? 1 होगा। जब x क्या होगा? √2 होगा। जब x क्या होगा? √3 होगा। जब x क्या होगा? 2 होगा। मतलब 0 से 2 के बीच में x में जब जब x 0 होगा, 1 होगा, √2 होगा, √3 होगा, 2 होगा, ये 5 पॉइंट ऐसे आएंगे जब अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीजर बनेगी। तो अगेन अब आप सोचो इंटीजर में क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी समान होता है, और वो जब इंटीजर बनता है तो उस पे वैल्यू और उस पे जस्ट नेक्स्ट पे वैल्यू सेम होती है, पर जस्ट पीछे वैल्यू अलग होती है। तो जब आप 0 की बात सोचोगे तो 0 की बात करूं f(0) की या f(0 प्लस) की बात करूं, दोनों पे ही x² 0 को जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 को जाएगा, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा।
लेकिन यहां आप जब देखोगे एफ ऑफ वन माइनस तो जीरो को जाएगा, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ वन प्लस दोनों ही वन को जाएंगे, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी मैं जानता हूं, मेरे दिमाग में चल रही है कि यहां पे भी यही होगा, यहां पे भी यही होगा, तो मैं यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस, यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस, और यहां पर देखो दो और दो के पीछे अलग अलग होगा। एग्जैक्ट दो पे वैल्यू कितनी होगी, 4, और दो से जस्ट पीछे जाऊंगा तो 4 से थोड़ा छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या आएंगे, 1, √2, √3 एंड 2। बात समझ में आ रही है? देखो मैं बता रहा हूं ये बहुत इतना इजी नहीं है, अभी तो तुम्हें चाहे लग रहा हो सुनने में, बाद में बहुत से लोग लेटते हुए दिखाऊंगा तुम्हें मैं इसी के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन के अंदर, कि अंदर वाली चीज कब कब इंटीजर बनती है, पहले वो देखा, उसके करेस्पॉन्डिंग एक्ट। और ये मैं डायरेक्ट यहां पे डिसकंटिन्यूअस बोल रहा हूं ना, ये इसलिए बोल रहा हूं कि इसके साथ कुछ और मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां मुंह फाड़ के बोल रहा हूं डिसकंटिन्यूअस है। अगर मान लो इसके साथ कोई एक और बड़ा सा एक्सप्रेशन हो, x इंटू साइन एक्स अपॉन समथिंग समथिंग जो भी है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि हाँ वन पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट और राइट पे वैल्यू अलग ही देगा, वो तो अलग देगा, लेकिन उसके साथ में जो उसके चिपका हुआ है क्या पता वो उसको कंटिन्यूअस बना दे। तो वहां आपको हर पॉइंट पे अल्टीमेटली LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। यहां पर अपना टाइम बच जाए और अपन अंडरस्टैंड कर ले इस चीज को कि यहां चेक करने की नीड नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये समझा रहा हूं आपको। अदरवाइज आप यहां पे भी करना चाहिए कायदे से, तो पर यहां हमें दिख रहा है कि देखो इस पे लगाएगी, इस पे लगाएगी, इस पे लगाएगी, इस पे लगाएगी, इस पे लग नहीं आएगी, इसलिए मैंने बोल दिया ये 4 ही आंसर में आएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ लेफ्ट मोस्ट हमेशा नहीं आएगा और राइट मोस्ट हमेशा ही आएगा, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ अगर ऐसा जुड़ गया फंक्शन, और हो सकता है वो यहां पे कंटिन्यूअस बना दे और यहां डिसकंटिन्यूअस बना दे, तो कोई खास बात नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये तो है फर्स्ट अप्रोच, क्वेश्चंस को डील, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो और कुछ नहीं है उसको डील करने की बात बता रहा हूं, तो ये है फर्स्ट अप्रोच। सेकंड क्या है, ये बता दूं मैं, सेकंड क्या है, बेस्ट अप्रोच, जो हमें बेस्ट लगती है भाई अपने को, क्यों, अपने को ग्राफ करने में मजा आता है, कैलकुलस से, ग्राफ से, है ना, मेथड 2 बाय ग्राफ। चलो तो अब देख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही, है ना, पूरी कैलकुलस में काम आएगा आपके, कि सिंपल ग्रेटेस्ट का तो सबको ही आता है, वो तो रटना ही है, उसके अंदर कुछ आ जाए उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है ग्रेटेस्ट के साथ। तो स्टेप 1, है ना, मतलब ये मान लो fx ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। स्टेप 1, मेक ग्राफ ऑफ fx। तो मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर का, 0 से 2 तक, 2 पे वैल्यू कितनी है, 4, ये x, ये fx। नाउ स्टेप 2, whenever y मतलब fx will be integer, from there graph will split up। बाकी आप एग्जांपल को समझ जाए तो ये इस पे ध्यान देना, अंग्रेजी में हो सकता है अपन कच्चे हो, है ना, लेकिन कहने का भावार्थ ये है कि अब हर y को इंटीजर देखना है। तो आप देखो 0 से 4 के बीच कितने इंटीजर आएंगे, ये 0 है तो एक आएगा 1, मतलब स्टेप 2 में करके दिखा रहा हूं मैं आपको। एक आएगा 1, तो 1 पे लाइन खींच दी आपने डॉटेड, जस्ट समझने के लिए। 1 कब होगा, 1 कब होगा, x स्क्वायर 1 कब होगा, जब आउट इनपुट क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 कब होगा, y वैल्यू 2 कब होगी, इसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाल लिया आपने, √2 होगा। फिर ये 3 कब होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाल लिया आपने, ये √3 होगा। और 4 तो ये है ही जब 2 होगा। तो सेकंड ग्राफ स्टेप, पहला स्टेप क्या करा, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लिया। सेकंड स्टेप क्या करा, जहां जहां y इंटीजर हो रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग ग्राफ को तोड़ लो, है ना, इतने हिस्से बना लिए मैंने। अब देखो क्या करना है,
ठीक है जी। अब देखो जब x 0 से 1 के बीच है तो उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। तो ये वाला ग्राफ आएगा यहां, इसकी परछाई गिरा दो नीचे, इस पे ऊपर से प्रोजेक्शन डाल दो तो इसकी परछाई नीचे बनेगी। 1 होते ही एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ग्राफ कूद के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां ये नीले डॉट पे। अब 1 से लेके √2 तक ये 1 से 2 के बीच है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो अब इसकी परछाई यहां 1 पे गिरा दो, √2 होते ही वो 2 बन जाएगा, 2 बनते ही वो जंप मार के ऊपर चढ़ जाएगा। 2 √2 से √3 तक एक्स स्क्वायर 2 से 3 के बीच, तो 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और √3 से आगे जाते ही 3 से लेके 2 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, और 2 होते ही वैल्यू 4। अब ये मिटा दो काले वाला, ये किसका ग्राफ बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 1 2 3 4। आंसर x बिलोंग्स टू 1 √2 √3 2। हाँ जी, यही बात करी थी हमने, वैसे भी करा था ऐसे भी करा था। तो ग्राफ से तो पक्का ही आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दे दूंगा करने को, उससे भी हो जाएगा, वो थोड़ा लेंदियर होगा, इससे थोड़ा इजियर हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? बोलो। यस सर। चलो, अगर आपको समझ में आ गया तो अपन इसी पे एक का क्वेश्चन और करते हैं। ग्रेटेस्ट की बात छिड़ी है तो चलने देते हैं दूर तक। y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस साइन 3x, और x दे रखा है आपका 0 से π/3 तक। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज बता दो। अगेन अब मैं अपने ग्राफ वाले मोड पे ही चल रहा हूं, उसी पे बात कर रहा हूं, ठीक है। x आपको ग्राफ आने चाहिए, साइन 3x ग्राफ जानते हैं अपन। साइन x में कैसे बनेगा, साइन x में x की जगह क्या रख दोगे, 3x, तो सारी स्केलिंग क्या हो जाएगी, ऐसे श्रिंक हो जाएगी, है ना, बाय 3 हो जाएगी। तो साइन 3x का ग्राफ बनाना है मुझे ऐसा, ये वाला पॉइंट 0 है और ये वाला पॉइंट π/3 है। तो x 0 से π/3 है, मतलब सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा। अब अगर इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा तो जो ग्राफ बनेगा, ये किसका ग्राफ है, साइन 3x का। अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है, 2 प्लस साइन 3x का। तो 2 जोड़ के ये पूरा 2 ऊपर उठ जाएगा, तो 2 ऊपर उठ जाएगा तो 2 ये रहा, ये π/3, और ये वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 2 से 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब ये खुद ही इंटीजर है। तो 2 से लेके 3 तक, जब तक ये वैल्यू 3 नहीं होगी, 3, तब तक तो वैल्यू 2 ही रहेगी। 3 बनते ही वैल्यू ये 3 बन जाएगी, और फिर 3 से आगे जाते ही वैल्यू 2, 3 से छोटी मतलब 2 आ जाएगी, और 0 तक ये यही रहेगी। ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो अल्टीमेटली ये ग्राफ बन गया, यहां से ओपन, यहां क्लोज, यहां क्लोज। और ये पॉइंट क्या है, ये π/2 होता है स्टैंडर्ड में, डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो π/6। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 1। आंसर इज x बराबर π/6। हाँ जी, इस सब को छोड़ दो तुम, सीधा ग्राफ से ऐसे हो गया क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? वाला पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। कौन सा सर, लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला क्या मतलब, अभी ग्राफ बना दिया ना 2 ऊपर शिफ्ट करके, फिर 2 से लेके यहां तक तो वैल्यू साइन की 2 से 3 के बीच थी, 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही चलेगा। जैसे ही 3 होगा उस पीक पे, यहां पर 3 होगा, 3 होते ही ये ऊपर उछल जाएगा, फिर आगे जाती वैल्यू 3 से कम हो गई, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही चलेगा, तो 2 तक ही चलेगा, और फिर यहां तक भी 2 तक ही चलेगा। इससे आगे जाता तो नीचे चला जाता 1 पे। बस इतना ही था ये।
अगला लेते हैं, चलो एक और थोड़ा सा इसमें, cos x प्लस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x दे रखा है 0 से पाई बाय 2 पाई, 0 से 2 पाई। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए अभी मैंने क्या बताया, अंदर वाले का ग्राफ बनाएंगे। तो कोई बताएगा इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, साइन प्लस कॉस का? सर इसको हम साइन ऑफ x प्लस 5/4 हाँ, इंटू √2 लिख रूट सकते टू हैं। रूट टू मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख लोगे साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। दिस इज बेसिक मैनिपुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। नाउ इसका ग्राफ आप ट्रांसफॉर्मेशन से बना सकते हो। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, साइन x का। साइन x का ग्राफ ऐसा होता है, फिर आपने x की जगह क्या रख दिया, x प्लस a, तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ y एक्सिस को राइट शिफ्ट कर दूंगा, है ना। मतलब जो ग्राफ था पूरा वो ऐसे ही चलेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाय 4, ये वैल्यू हो गई 0, 0 रखूंगा तो पाई बाय 4, पाई बाय 4 √2, ये वैल्यू कितनी आ गई 1, ये पीक वैल्यू कितनी पहुंच गई √2, ये वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 रखती है वो पाई, मतलब हर आर्ग्यूमेंट इधर शिफ्ट हो गया ना। पहले ये पाई बाय 2 था, पाई बाय 4 उधर खिसक गया तो ये पाई बाय 4 पे आ जाएगा। ये पाई होता था, पाई बाय 4 उधर खिसक गया तो ये 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। ये 3 पाई बाय 2 होता था, 5 पाई बाय उधर पाई बाय 4 उधर खिसक गया तो ये 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। सॉरी 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, हाँ 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। और ये आपका क्या होता था, ये आपका 7 पाई बाय 4 बन जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है इसकी सीध में आएगा, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका 2 पाई। बस इतना ग्राफ आपको स्टडी करना है। ठीक है जी, इतना ग्राफ आपको स्टडी करना है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, कोई बताएगा? ये वाला, ये तो 3 पाई बाय 4 हो गया, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला, अरे इसके सिमेट्री के भाई, पाई बाय 4 से इधर पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से इधर पाई बाय 4, इसके बीच की दूरी कितनी है, पाई बाय 4, तो ये कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, fx ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाने के लिए पहले fx का ग्राफ बना लिया। अब fx की औकात देखो कहां से कहां तक है, -√2 से √2 तक, और -√2 से √2 के बीच कितने इंटीजर आएंगे भाई, एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब देखना, मेरे पास दूसरे कलर की इंक नहीं है, देखो थोड़ा रायता जरूर फैलेगा ना, समझने की कोशिश करना। मैं इसी में एक बार रायता सा बनाऊंगा और बाद में उसको अलग से बता दूंगा आपको साफ साफ, है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, जब -π/4 पे वैल्यू क्या है 0, और यहां से लेके यहां तक वैल्यू 1 से छोटी है, यहां से लेके यहां तक इतनी ड्यूरेशन में, तो उसका ग्रेटेस्ट 1 से छोटा 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ यहां आएगा नीचे, ये होलो होगा ये, और जो ग्राफ बनेगा वो ये लाइन बनेगी। एक बनते ही ये ऊपर कूद गया, एक बनते ही ऊपर कूद गया, 1 से लेके √2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ही होगा, तो ये सीधा 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 चलेगा। √2 पे भी इंटीजर बदल नहीं रहा, 1.4 का इंटीजर 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ये इससे ऊपर तक, इस लाइन से ऊपर तक वैल्यू 1 से ज्यादा है, 2 से छोटी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, और इस पॉइंट पे भी 1 ही रहेगा, तो बीच को उड़ा दो। अब यहां से लेके ये 3 π/4 तक वैल्यू 0 से 1 के बीच है, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। तो इससे पीछे हटते ही ये ओपन यहां से खुलेगा और ये यहां तक जाएगा 0, कहां तक, 3 π/4 तक, ये हटा दो 3 π/4। या एक बार अगर मैं ऐसा करता हूं ना, इसको डॉटेड छोड़ देता हूं ताकि कुछ लोगों को बाद में समझने में दिक्कत ना आए, इसको ऐसे डॉटेड छोड़ देता हूं, ठीक है। तो यहां तक आ गया,
3 पाई बाय, अब देखो आप ये बताओ ये -1 कब होगा, ये वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी आपको, ये वाली, ये वाला पॉइंट, ये -1 कब होगा, जब ये वैल्यू क्या होगी -1/√2, और ये वैल्यू -1/√2 कब होगी, जब साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आएगा 5 पाई बाय 4, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी पाई। और ऐसे ये वैल्यू यहां पर, ये वैल्यू -1 कब होगी भाई, ये 3 पाई बाय 4 से कितना आगे गया पाई बाय 4, ऐसी 7 पाई बाय 4 से कितना पीछे जाऊं पाई बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 पाई बाय 2। तो अब ध्यान से सुनना, 3 पाई बाय 4 से लेके ये पाई तक, 3 पाई बाय 4 से लेके ये पाई तक साइन की वैल्यू 0 से छोटी है और -1 से बड़ी है, तो 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1, तो ये कूद के यहां आ जाएगा, यहां सॉलिड सर्कल, सॉलिड नहीं होलो, और इसको मैं डॉट कर देता हूं, और ये चलेगा यहां -1 यहां तक, -1 से जैसी वैल्यू छोटी हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -2, तो यहां से चलेगा, ये हटाया, ये चला -2 यहां तक, ये डॉट छोड़ दिया मैंने, जैसी -1 हुआ यहां से कूद गए वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और -1 से फिर 0 के बीच में जब वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस क्या आएगा -1, और जैसी 7 पाई बाय 4 होगा वैल्यू हो गई 0, और 0 से 1 के बीच अगेन वैल्यू फिर कितनी, ये 1 बन जाएगा। तो पूरा ग्राफ अगर दोबारा से देखना हो ना तो ध्यान से देखो, ये है -π/4, ये है 1, ये वैल्यू है ना जो ये वैल्यू, ये है आपकी π/2, फिर π/2 से लेके 3π/4 तक ये ऐसे चलेगा, फिर 3π/4 से पाई तक ये चलेगा -1, फिर पाई से लेके 3π/2 तक ये चलेगा आपका -2, और फिर 3π/2 से 7π/4 तक ये चलेगा आपका -1, और 7π/4 से फिर 2π तक ये चलेगा 0, और 2π पूरा होते ये वापस बन जाएगा इसकी सीध में 1। This is the exact graph of given function. Now point of discontinuities are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कौन कौन से 0, π/2, 3π/4, पाई, 3π/2, 7π/4 एंड 2π। और अगर आप ग्राफ ना बनाते तो आप पता कैसे करते, आप ये तो कर लेते, अब आप देखते हैं कि ये इंटीजर कब कब बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसकी रेंज कितनी है -1 से 1, फिर आप पूरे की रेंज देखते हैं -√2 से √2, फिर आप देखते हैं ये -1 कब बन रहा है, 0 कब बन रहा है, 1 कब बन रहा है, तो -1 कब बन रहा है उसके लिए 2 पॉइंट आते हैं, 0 कब बन रहा है 2 पॉइंट आते हैं, 1 कब बन रहा है, फिर उन आर्ग्यूमेंट्स पे आप LHL RHL फंक्शन की वैल्यू, मतलब गरीब आदमी ना सर फोड़ लेता है अपना, कि वो बोलता है छोड़ भाई अपने से नहीं होगा, और 10-15 मिनट खराब कर देता है, आंसर नहीं आता, और इतना टाइम कहाँ है, एडवांस में तो 3 मिनट का क्वेश्चन है, ये 3 मिनट 2.5 मिनट में होना चाहिए आपसे ये क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस अगेन है ना वही चीज। तो अभी अपन थ्योरी पढ़ते हैं, जब तो पहले थ्योरी अच्छे से पढ़े, फिर एग्जाम्पल अच्छे से पढ़े, और फिर खूब प्रैक्टिस करें, तब जाके मैथ्स में नंबर आते हैं। किसी को दिक्कत इसमें, थोड़ा सा गंद जरूर मचा होगा लेकिन समझ आना ज्यादा जरूरी है। किसी को कोई डाउट है फिर भी कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, लिखा पढ़ी का जो काम है वो आप करते रहना, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? भाई सबको आ गया ना अच्छे से? सही में आवाज से लग नहीं रहा तुम्हारी? यस सर। चलो ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए उसका ग्राफ बनाना ऐसा बनाते हैं और उसके बाद उससे डील करते हैं। चलो इसको मिटा दूं फिर मैं? यस सर। चलो
चलो थोड़े से वापस अपन ग्रेटेस्ट से बाहर निकल के आगे चलते हैं। पूरी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, सिर्फ जीरो पे नहीं पूछा, कहीं आप जीरो पे लिमिट निकालना चालू कर दो। ओवर द डोमेन ये कंटिन्यूस है या नहीं है, कहां कहां डिसकंटिन्यूस है, पूरी चर्चा करनी है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे कि सर हमें तो पॉइंट के अलावा कैसे डील करेंगे। अब आप ये सोचो, ध्यान से सुनना पूरा। केस 1, पहले तो जब x जीरो नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी है, ये वाली। उस टाइम पे अगर x जीरो नहीं है तो क्या 1/x कंटीन्यूअस फंक्शन होता है और e की पावर x कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो एक फंक्शन कंटीन्यूअस, दूसरा फंक्शन कंटीन्यूअस, तो f ऑफ g कंपोजिट ऑफ कंटीन्यूअस ऑफ कंटीन्यूअस हमेशा कंटीन्यूअस होता है, अभी बताया था। तो e की पावर में जब आप ये रखोगे तो 1/x, ये e की पावर 1/x कंटीन्यूअस होगा। सिमिलरली अगर x कंटीन्यूअस है तो -1/x भी कंटीन्यूअस है, तो e की पावर -1/x भी कंटीन्यूअस है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना, ये कंटीन्यूअस है, माइनस ये भी कंटीन्यूअस है, अपॉन कंटीन्यूअस है, प्लस कंटीन्यूअस है, इनटू में x वो भी कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस। डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए और ये कभी भी जीरो नहीं होता, आपको पता है। e की पावर 1/x कभी जीरो नहीं होता, e की पावर -1/x कभी जीरो नहीं होता, तो दोनों का सम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस ओवर कंटीन्यूअस इज कंटीन्यूअस बिकॉज़ डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। नाउ कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस आल्सो कंटीन्यूअस। अब जाके आपके दिमाग में तसल्ली हुई है, अच्छा हाँ भाई, जीरो के अलावा जहां पे मैंने बात करी सब जगह ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, कोई लफड़ा नहीं है। अब डाउटफुल पॉइंट क्या बचा, सिर्फ जीरो। ओनली डाउट एट जीरो। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो जीरो पे आपको लिमिट निकालना है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं, लिमिट के अंदर 1-2 बार आ चुके हैं, मतलब बहुत बार का। आपको तो रट जाना चाहिए। अगर आरएचएल की बात करोगे तो x जीरो को जाएगा, 1/x इंफिनिटी को जाएगा, ये इंफिनिटी को जाएगा, ये जीरो को जाएगा, ये इंफिनिटी को जाएगा, ये जीरो को जाएगा। तो आप इस इंफिनिटी से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 को जाएगा। और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात। और एलएचएल की बात करते हो तो x जब जीरो को जाएगा 1/x माइनस का इंफिनिटी को जाएगा, माइनस का, और e की पावर -1/x जीरो को जाएगा। तो ये जीरो को जाएगा, ये इंफिनिटी को जाएगा, ये जीरो को जाएगा, ये इंफिनिटी को जाएगा। इससे डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो एलएचएल आरएचएल अलग अलग आती है, लेकिन दोनों के साथ में कौन है, x। तो 0 × 1 भी 0, 0 × -1 भी 0, अल्टीमेटली ये लिमिट जीरो फंक्शन जीरो, वैल्यू कंटीन्यूअस आ जाएगी। ये जो मैं थोड़ा तेजी में बोल गया, क्या आप इसको पचा गए क्या? ऐसा क्वेश्चन कल परसों ही हमने लिमिट में करा था, मतलब कंटिन्यूटी में भी करा था, सिंगल पॉइंट पे। तो ऐसे कई बार आ गए, इसलिए मैं थोड़ा जल्द में कर गया हूं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, मैं लिख के दोबारा बता देता हूं। हाँ जी, समझ आ गया ना, बहुत अच्छा। तो अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो भी इसकी जीरो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो भी इसकी जीरो आ रही है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx क्या है, 0, और f ऑफ 0 क्या दे रखा है, 0, इसलिए कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। तो केस 1 जब x 0 नहीं था तब तो कंटिन्यूअस है ही, और केस 2 जब x 0 है तब हमने चेक कर लिया। तो ओवरऑल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन R। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल R, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, हमेशा कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। तो समझ में आ रहा है? इस तरह के बड़े एक्सप्रेशंस में अब अगर x 0 नहीं था तो मैं कैसे डिसाइड कर पाया, वो कंटिन्यूटी वाली थ्योरम्स के ऊपर। और जो डाउट्स है वहां मुझे चेक करना पड़ेगा।
ऐसे ही देखो केस 1 जब x 0 नहीं है तो एक फंक्शन है sin x, दूसरा फंक्शन है 1/x, ये कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। तो केस 2 क्या बचा जब x 0 है, तो 0 पे देखो लिमिट निकाल लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो 0 पे लिमिट और फंक्शन बराबर आ गया, इट मीन 0 पे भी फंक्शन क्या आ गया कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस आ गया। तो इसका आंसर क्या दे दोगे आप, कॉन्टिन्यूअस इन R। कोई दिक्कत? ऐसे ही आप ये बोलो, ये वाला मिटा दूं, एक मिनट। हाँ भाई अब देखो केस 1 जब x 1 से छोटा है, मैंने क्या बोला था डाउटफुल पॉइंट्स के हैं जहां डेफिनेशन चेंज हो, तो 1 पे तो हमें चेक करना ही है, मैं 1 के अलावा की पहले कंफर्मेशन चाहता हूं कि कोई उसमें भी कोई डाउटफुल पॉइंट है या नहीं। तो जब x 1 से छोटा है तो x स्क्वायर कंटीन्यूअस है और x पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x के पहले 1 के पहले हमेशा कंटीन्यूअस है। ऐसे ही केस 2 जब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो देखो पाई x फंक्शन कंटीन्यूअस है और sin x फंक्शन भी कंटीन्यूअस है, तो इन दोनों के कंपोजिशन से जो बनेगा फंक्शन sin ऑफ पाई x वो भी कंटीन्यूअस है, और क्योंकि x माइनस 1 पॉलिनोमियल है वो भी कंटीन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस अपॉन कॉन्टिन्यूअस भी कॉन्टिन्यूअस होता है अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, एक के आगे ये कभी 0 नहीं होगा। तो हमने एक पिक्चर क्लियर कर दी एग्जामिनर को, बोर्ड में भी ऐसे लिख के बताना पड़ेगा भाई, ये देखो एक के, हालांकि वहां इतने बड़े क्वेश्चन कम आएंगे, ये तो छोटा सा आ सकता है। उसमें क्या है कि मैं क्या बता रहा हूं, हमने क्या क्लियर कर दिया, 1 से आगे ये हमेशा कंटीन्यूअस है, 1 के पीछे हमेशा ये कंटीन्यूअस है। डाउट क्या बचा, 1 पे बचा, वो चेक कर लो। तो केस 3 चेक एट x बराबर 1, तो x बराबर 1 पे LHN है, LHN तो कोई इनडिटरमिनेंसी फॉर्म ही नहीं है, 1 माइनस 1 आंसर क्या आ गया 0 आ गया। f ऑफ 1 भी इसी में रखा जाएगा क्योंकि 1 इक्वालिटी यहां है, इक्वालिटी यहां है तो वैल्यू यहां रखी जाएगी, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। अब बचा RHN, तो RHN में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साइन ऑफ पाई x अपॉन x माइनस 1। तो देखो साइन का आर्गुमेंट कहां को जा रहा है, पाई को, लेकिन हमने बोला था साइन का आर्गुमेंट कहां को जाना चाहिए 0 को, तो मैं इसको लिख लूं साइन पाई माइनस पाई x। अब साइन का आर्गुमेंट 0 को जा रहा है तो साइन समथिंग अपॉन समथिंग चाहिए, तो मैंने पाई इंटू माइनस पाई एक्स लगा दिया और पाई कॉमन लेके 1 माइनस एक्स ऊपर लगा दिया, ये इससे कट गया, ये इससे कट के माइनस 1 दे देगा, आंसर क्या आ गया माइनस पाई। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 1, उसके अलावा हमेशा कंटीन्यूअस है। ठीक है जी, हाँ भाई चलो ठीक है, आज का टाइम हो ही गया ना, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अभी कुछ और क्वेश्चंस कराने हैं मुझे इसमें, कल करते हैं कंटिन्यू।